आप सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के वॉर को 1 साल पूरा होने को है। इस युद्ध से रूस और यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को क्षति पहुंची। अब ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि अब ये दोनों देश संधि के ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच में संधि होती है तो इसका असर देश और देशांतर पर क्या होने वाला है, और इसी के साथ में दुनिया के कौन कौन से देश इस संधि से प्रभावित होंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जापान और मध्य शक्तियों की। जापान ने इस युद्ध के दौरान एक बड़ी घोषणा की। अगले 5 सालों में जापान अपना डिफेंस बजट दुगना कर देगा। चीन और नॉर्थ कोरिया की मिसाइल कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जापान ने बड़ा मिसाइल आर्सेनल बनाने का भी डिसीजन लिया है। गौरतलब है कि जापान एक ओर रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती और दूसरी तरफ चीन और ताइवान के समुद्री क्षेत्रीय विवाद के बीच में फंसा है। जापान ने रूस यूक्रेन के युद्ध को एशिया का भविष्य भी बताया है। ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर सारी बड़ी शक्तियां छोटे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश करें, और इसी के चलते यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जापान और अन्य मध्य शक्तियां घरेलू रक्षा उद्योग यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित करें। एक तरफ जहां कोल्ड वॉर में ठंडी हुई आर्म्स रेस फिर से तेजी पकड़ सकती है, वहीं दूसरी तरफ यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुरक्षा संतुलन में जो त्रुटियां रह गई थी इस युद्ध के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। एक स्थिर शांतिपूर्ण संसार की ओर सारे देश आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं चीन की। अगला देश है चीन। चीन के अवसरवाद से पूरा संसार वाकिफ है। चीन ने जानबूझकर युद्ध में पक्ष लेने से परहेज किया, इसके बजाय पूरे डिजास्टर के लिए नाटो को ही दोषी ठहराया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों चीन ने यूरोप की तरह रूस को दोषी नहीं ठहराया। चीन चाहता तो रूस की निंदा कर पश्चिमी देशों से अपने संबंध और अच्छे बना सकता था, जिससे उसे आर्थिक फायदा होता। फिर भी वह निष्पक्ष क्यों रहा? चीन अच्छे से जानता है कि पश्चिम के देश गहराई से विभाजित हैं और आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा यूक्रेन की मदद में कमी होने की संभावना है। ऐसे माहौल में अगर पुतिन ये युद्ध जीत जाता है तो एशिया में अपना दबदबा कायम करने की संभावना चीन के लिए बढ़ सकती है। अगर संधि होती भी है और रूस पर सैंक्शन लगाए जाते हैं, उस स्थिति में भी चीन मध्य एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाकर रूस की यूक्रेन में की गई गलतियों से लाभ उठा सकेगा। मध्य एशिया के देश भी यूक्रेन जैसी स्थिति से बचने के लिए पहले से कंपैरिजन में थोड़ा आसानी से चीन की हाँ में हाँ मिलाकर चीन के लिए आर्थिक राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित होंगे। और साथ ही चीन के प्रेसिडेंट शी अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका G2 के लिए मान जाए। अगर ऐसा होता है तब नए विश्व की 2 बड़ी शक्तियों में रूस की जगह चीन लेगा। अब हम बात करते हैं रूस की। रूस के बारे में एक वाकया प्रसिद्ध है कि कुछ साल पहले भूगोल के छात्रों के साथ बातचीत में पुतिन ने एक अलंकारित प्रश्न पूछा, रूस की सीमाएं कहाँ समाप्त होती हैं? उन्होंने आधे अधूरे अंदाज में जवाब दिया कि वे कहीं खत्म नहीं होती। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है रूसी मीर या रूसी दुनिया को फिर से जोड़ने का ऐतिहासिक मिशन। रणनीति से जुड़ी भारी लागत के बावजूद पुतिन इसे आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ थे। भविष्य की बात की जाए तो रूस और यूक्रेन की संधि ही 2023 के कूटनीति का मुख्य विषय रहने वाली है। रूस इस सैन्य दुस्साहस से कमजोर होकर बाहर आएगा। पुतिन यूक्रेन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खत्म करना चाहते थे और नाटो के पूर्वी विस्तार को पीछे हटाना चाहते थे। उसके उलट युद्ध ने यूक्रेन को एक राष्ट्र के रूप में समेकित किया है और नाटो ने स्वीडन, फिनलैंड को शामिल कर अधिक विस्तार किया है। सैन्य दृष्टिकोण से रूस के लिए इस युद्ध में जीत हासिल करने का कोई आसान तरीका नहीं है। पुतिन के पास सम्मानजनक ड्रॉ पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है जो उनके राजनीतिक चेहरे को बचाए और यूक्रेन में कुछ क्षेत्रीय लाभ सुरक्षित कर सके। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से इस युद्ध में रूस की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट टिक भी गया है और जीतने की स्थिति में भी आ गया। पर यहाँ सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की क्रीमिया सहित रूस के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को मुक्त
कराने में सफल हो सकता है। गौरतलब है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया बलपूर्वक ले लिया था। ये सवाल उतना ही उम्मीद भरा है जितनी नाउम्मीदी इसके जवाब में है। जैसे जैसे युद्ध की आर्थिक और ऊर्जा लागत बढ़ती जा रही है, संघर्ष के त्वरित समाधान के लिए यूरोप में राजनीतिक समर्थन बढ़ रहा है। इसलिए युद्ध विराम के बाद जल्द ही संधि की जाएगी। ऐसे में यूरोप पूरी कोशिश करेगा कि क्रीमिया के कारण कोई डेडलॉक ना क्रिएट हो जाए। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप विस्तारवादी रूस से अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेगा। अर्थव्यवस्था रूस से 10 गुना बड़ी होने के बावजूद यूरोप अपनी रक्षा करने में विफल रहा। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका इस युद्ध के दौरान एक बड़े विजेता के रूप में उभरा। अमेरिकी तेल कंपनियां उच्च ऊर्जा कीमतों से मुनाफा कमा रही हैं। अमेरिकी हथियारों जैसे कि हिमार्स और इसकी उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियां जैसे कि स्पेसएक्स और पैलांटियर ने अपने एल्गोरिदम के साथ युद्ध में यूक्रेन के पक्ष में सक्रिय रूप से युद्ध के मैदान को आकार दिया है। और साथ ही नाटो ने भाग लेने के लिए प्रमुख एशियाई भागीदारों को आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड के साथ साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। ये पहली बार है जब एशियाई नेता नाटो के विचार विमर्श में शामिल हुए हैं। आखिर क्यों? वाशिंगटन अब मानता है कि वो यूरोप और एशिया को अपने दम पर सुरक्षित नहीं कर सकता। ये भारत सहित अपने भागीदारों को अपनी क्षमताओं का निर्माण करने और यूरोप और एशिया में शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उत्सुक है। आखिरकार इसका भविष्य क्या होगा? अमेरिका युद्ध की दिशा को प्रभावित कर रहा है और यूक्रेन में शांति की शर्तों को दिशा देने में सबसे अधिक सक्षम है। यूरोप और एशिया में सक्षम सहयोगी अमेरिका एक ही समय में रूस और चीन दोनों पर दबाव बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। बात करते हैं भारत के भविष्य की। अमेरिका के साथ समुद्री गठबंधन और रूस चीन के साथ महाद्वीपीय गठबंधन की दो नावों पर नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के गले का फंदा बन रहे हैं। आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इसे G20 की भारत की अध्यक्षता को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है और साथ ही आने वाले दिनों में हिमालय की सीमा पर चीन की ओर से सुरक्षा चुनौती गहराती जाएगी। सकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं। अमेरिका यूरोप के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में भारतीय सामरिक क्षमताएं कभी भी मजबूत नहीं रही हैं। उभरती संभावनाओं को भुनाना अब दिल्ली पर निर्भर है। भारत का G20 नेतृत्व सफल होगा, यह बहुपक्षीय प्रणाली के पूर्ण विघटन को रोक सकता है और कुछ मुद्दों पर प्रमुख शक्ति सहमति उत्पन्न कर सकता है। दिल्ली के विमर्श को रूस के अशांत इतिहास और उसके मध्य यूरोपीय पड़ोसियों के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए। संप्रभुता के सम्मान के अपने स्वयं के सिद्धांतों पर अटल रहना भी जरूरी है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार ये सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। संधि होती है तो इसका असर क्या होगा और नहीं होती है तो इसका असर क्या होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।